ओके, थैंक यू वेरी मच शक्ति सर। आपने बहुत ही नाइसली एक्सप्लेन कर दिया है हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कि उनको थोड़ा सा अपनी स्क्रीन शेयर करने से बचना है, और सो दैट कि जो हमारे रिसोर्स पर्संस हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, उनको कोई परेशानी ना हो। शक्ति सर, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। ओके, थैंक यू सर। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ काफी पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, तो मैं इन सभी का स्वागत करता हूँ। हमारे आज के रिसोर्स पर्सन डॉक्टर बी.के. पांडे सर, और साथ में हमारे जो ऑफिस इंचार्ज हैं सैनी सर, और भी बहुत रिस्पेक्टेबल डॉक्टर कविता बिजलान मैम, डॉक्टर सहगल, हमारे लेक्चरर विनोद जी, कुलदीप जी, आप सभी और बाकी सभी पार्टिसिपेंट्स का, जिनको मैं परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जानता हूँ, आप सभी का स्वागत है। तो जैसे आप लोग आज देख पा रहे हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो है कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव रिहैबिलिटेशन एज ए स्ट्रेटेजी फॉर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, या इसको हिंदी में अगर हम बात करें तो ये बनता है सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक आधारित समावेशी विकास की रणनीति के रूप में समुदाय आधारित पुनर्वास। अब पहला क्वेश्चन आता है कि हम इस टॉपिक पे, हमने टॉपिक चूज क्यों किया है। मैं और मेरी जो टीम है, जो मेरे साथी हैं, हम लोग जब भी कोई टॉपिक डिसाइड करते हैं, फर्स्ट वी गेट क्लोज टू ईच अदर एंड थिंक अबाउट द टॉपिक व्हाट वी आर सपोज टू डू इन नेक्स्ट वेबिनार। तो अक्सर अभी तक जितने भी वेबिनार हो रहे थे वो इसी पे हो रहे थे, स्ट्रेस पे हो रहे थे, या मैनेजमेंट लर्निंग डिसेबिलिटी, मेंटल हेल्थ, जो कि सब कुछ जरूरी है। और जब हम आईडी बच्चों की या चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन बच्चों का रिहेबिलिटेशन ये अपने आप में एक स्ट्रेस है। जब तक हम पेरेंट्स को गाइड नहीं करेंगे, अब वो डिसेबिलिटी चाहे आईडी हो, चाहे वीआई हो, चाहे एचआई हो, चाहे पीएच हो, और कोई भी जो 21 डिसेबिलिटीज आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत आई है, कि एजुकेशन पार्ट तो हम डील कर रहे हैं, एजुकेशन को भी हम डील कर रहे हैं, और फ्यूचर एस्पेक्ट से हम बात कर रहे हैं, बट व्हाट अबाउट आवर प्रेजेंट सिनेरियो कि बच्चा एजुकेशन लेने के बाद आखिर जाएगा, कि उसका 15-16 साल तो उसके एजुकेशन में निकल जाते हैं, और अगर वो किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ रहा है, ऐसे स्कूल में स्टडी कर रहा है कि जो कि टोटली हॉस्टल बेस्ड है, तो अल्टीमेटली बच्चे को भी एजुकेशन लेने के बाद कम्युनिटी में ही जाना है। और कम्युनिटी का कई बार एटीट्यूड ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता है, और जब तक कम्युनिटी लेवल पे हम इनकी रेवोल्यूशन की हम बात नहीं करेंगे या कम्युनिटी को अवेयर नहीं करेंगे, तब तक मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक लैग रहेगा इस बीच में, कि इनकी रेवोल्यूशन में दिक्कत आएगी। तो पहला तो ये कि इन बच्चों के लिए आफ्टर एजुकेशन हम क्या कर सकते हैं। जो हमारे आज के रिसोर्स पर्सन हैं, श्री कपिल शर्मा जी, और जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, वो इस बारे में आपको थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे। तो अब आप लोगों का सब्र का बांध ना टूटे, इसलिए मैं आज हमारे जो सीआरसी सुंदरनगर के ऑफिसर इंचार्ज श्री सैनी सर जी, और जो हमारे पैटर्न भी हैं इस वेबिनार के, जिनके आशीर्वाद से और जिनकी सहायता से हम लोग सीआरसी में विभिन्न प्रोग्राम और वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, इनका स्वागत करता हूं सर। आई वेलकम यू सर। सैनी सर, आप मेरी बात सुन पा रहे थैंक हैं? यू। बिल्कुल, मैं शुरू के शब्द से अंतिम के शब्द तक आपके बात सुन रहा हूँ थैंक यू और सर। पूरी तरह से जुड़ा हूँ। थैंक यू सर। तो सर मैं अब आपको बुलाना चाहूंगा, और चलिए। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज इस वेबिनार को स्टार्ट करें, और जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं और जो हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं और जो रिसोर्स पर्सन है, आप प्लीज इनका स्वागत करें सर। तो थैंक यू अरुण जी, ओवर टू थैंक यू यू। सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू शक्ति जी ऑल्सो। आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे अंत तक, मुझे मालूम है। टॉपिक हमारा जैसे बताया अरुण जी ने, चूज जब टॉपिक करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई हमारा एक एम होता है, हमारा एक लक्ष्य बना होता है कि हम किस बारे में बात करेंगे, क्यों करेंगे, आज के सिनेरियो में इसका क्या महत्व है, किन पार्टिसिपेंट्स को हम जोड़ना चाहेंगे, हमारे सोर्स पर्सन्स कौन हो। आवाज थोड़ी आ रही है। हमारे सोर्स पर्सन्स कौन हो, ये सब बातें हमें बड़ी सोचनी पड़ती हैं, और उसके बाद ही हमारा कोई वेबिनार का टॉपिक हम डिसाइड करते हैं। तो अरुण जी को बहुत बहुत बधाई। बड़ी मेहनती हमारे लेक्चरर हैं अरुण जी, और बड़े
कदम फूक फूक कर ये चलते हैं और बड़ी मेहनत से काम करते हैं, ये हम जानते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर बीके पांडे जी। इनका मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं सीआरसी सुंदरनगर की तरफ से और सारे हमारे फैकल्टी की तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से इनका हम स्वागत करते हैं। ये हमारे आज के प्रोग्राम के चीफ गेस्ट के तौर पर भी हमारे साथ जुड़े हैं। इस विषय पर भी बात करेंगे और सभी को एड्रेस भी करेंगे और इसको विधिवत रूप से परमिशन भी देंगे इसको स्टार्ट करने की। बट बिफोर गोइंग फर्दर, हम बताना चाहेंगे डॉक्टर बीके पांडे, ही इज द डायरेक्टर ऑफ VRC, ही इज हेड ऑफ द सेंटर नोन एज VRC। सभी जानते हैं VRC को, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर हैंडीकैप्ड। लेकिन हम सभी जानते भी हैं कि समय के साथ साथ धीरे धीरे जितने हमारे संस्थान हैं उन सभी का कोई ना कोई नामकरण हुआ है, बदलाव आया है। खास तौर से एक ही शब्द हमेशा अड़ा है, हैंडीकैप्ड वर्ड। इसको हटाया जाए, तभी हमारे जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने नेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें से हैंडीकैप्ड वर्ड को हटा दिया गया है। बेहद बेशक नाम लंबे लंबे हो गए हैं, लेकिन अब एक नया नाम आ गया। जैसे एग्जांपल देते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप्ड, बरसों से नाम चला आ रहा था, अब उसका नाम बदलकर हो गया नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज। इस प्रकार से करते करते हमारे कई बड़े बड़े संस्थाओं के नाम बदले। इसी प्रकार से वोकेशनल रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसको चला रहे हैं, जिसके मुखिया हैं, हेड हैं डॉक्टर बीके पांडे जी, इसका अब नाम हुआ है नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड। अच्छा नाम है, थोड़ा समय लगेगा याद करने में, जवान पे चढ़ने के लिए, बट इसका नाम अब पड़ गया और ये ऊना में स्थित है और ये काम करता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से मैं एक बात और बताना चाहूंगा पार्टिसिपेंट्स को कि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है वही काम कर रही है दिव्यांगजनों के लिए। हमारे कई मिनिस्ट्रीज हैं जो इंटरलिंक्ड हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हमारा HRD है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, उसी प्रकार से जो हमारी ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, ये भी डिसेबिलिटी में काम करते हैं। तो हम सब एक फैमिली की तरह ही हैं। और जहां तक सवाल VRC का आता है, इसका नाम है अब नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड। इनके साथ हमारे CRC सुंदरनगर का एक बहुत ही बेहतरीन एक रिश्ता जुड़ा हुआ है। हम मिलकर कैंप्स करते हैं, मिलकर प्रोग्राम्स करते हैं। अल्टीमेट हमारा गोल क्या है, एम क्या है, रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। तो मैं डॉक्टर बीके पांडे जी का दिल से स्वागत करता हूं। ही इज मास्टर ऑफ आर्ट्स और PhD की है साइकोलॉजी में फ्रॉम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इनका एरिया जो है स्पेशलाइजेशन का, दैट इज कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। बहुत बेहतरीन एरिया में इनकी एक्सपर्टीज है। जो आज की डिमांड है, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग। और 18 से 20 वर्षों का इनका एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, अनुभव है, और आज ये VRC को हेड कर रहे हैं। तो पांडे साहब, आपका पुनः स्वागत है हमारे इस आज के वेबिनार में। मैं आगे चलता हूं और साथ में हम आज बात करेंगे हमारे जो इस विषय पे बात करने के लिए हमने और बुलाए हैं हमारे रिसोर्स पर्सन, जो स्पीकर है, दैट इज यशविंदर कपिल जी। कपिल जी जुड़े हमारे साथ। गुड गुड कपिल जी, आई कैन सी हिम, वेरी वेरी गुड। कपिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखो, घूम फिर कर हम कहीं ना कहीं फिर मिल जाते हैं। तो दुनिया छोटी है, और खास तौर से दुनिया तो छोटी है और हमारा डिसेबिलिटी सेक्टर और भी बहुत छोटा है। और जब से ये कोरोना काल आया है, तब से हमें ये देकर गया एक देन दी है कि हम एक दूसरे को और बेहतर जान पा रहे हैं। जब ये नहीं था, वेबिनार्स नहीं होते थे, तो हम एक दूसरे को कम जानते थे। वेबिनार्स के माध्यम से अब कितने हमारे अक्रॉस डिसेबिलिटीज के एक्सपर्ट्स हैं, हम उनको भी जानने लगे हैं। नहीं तो आमतौर पे हम अपने एक्सपर्टीज जो हमारे गिने चुने होते थे, हम उन्हीं के संपर्क में होते थे और साल भर उन्हीं से बातचीत करके उन्हीं को बुला कर हम काम निकालते थे, काम करते थे।
ऐसा नहीं है। आप वो देखो वेबिनार्स हम अटेंड करते हैं, कहीं कोई निपमेट का वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, कहीं कोई हम दूसरे नेशनल इंस्टीट्यूट्स का, कोई मिनिस्ट्रीज का, तो उनके वेबिनार अटेंड करने का फायदा ये है कि हमें कई एक्सपर्टीज का मालूम चला है। तो वेबिनार जो है एक बड़ी अच्छी देन है कि हम बैठे बैठे एक दूसरे से आसानी से जुड़ते हैं। तो ईश्विंदर कपिल जी को भी सभी हमारे पास फ्रेंड शायद ही कोई हो जो ना जानते हो, कई नेशनल इंस्टीट्यूट्स में, कई डिफरेंट रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स में काम कर चुके हैं। ही इज फ्रॉम हिमाचल प्रदेश एंड इन्होंने, मुझे याद है सबसे पहले जहाँ तक मेरी मेमोरी है, जो डिस्ट्रिक्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर हमीरपुर में आज भी चल रहा है, उसको सेटअप करने में इनकी अहम भूमिका रही है। He has been very very instrumental in the setup of DRC हमीरपुर। उसके बाद अगर मैं क्रम में नहीं बोल पाऊंगा तो माफी चाहूंगा। फिर RCI में प्रोग्राम अफसर के रूप में इन्होंने काम किया है। उसके बाद इन्होंने एक्स प्रोग्राम अफसर भी हैं बाई राजू फाउंडेशन के। हैदराबाद में CSR सत्यम प्राइवेट लिमिटेड के साथ भी जुड़े रहे हैं और एज अ कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ DRT प्रोग्राम के ये CRC पटना में जुड़े रहे हैं और आज इंचार्ज हैं कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम का मास्टर BMR ग्रेट चंडीगढ़ में। एम आई राइट कपिल जी? जी सर। तो जी। बहुत कुछ इनके बारे में है, इनका बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। हमारे कई सारे RCI के इन सर्विस प्रोग्राम्स होते हैं जो हम हिमाचल में अलग अलग जगह पे कराते हैं। हम उन प्रोग्राम्स को करने में हमें दिक्कत आती है, कई बार हमारे हिमाचल में लोग आने से कई बार कतराते भी हैं। मैं कतराना वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, थोड़ा डर भी जाते हैं, इतनी दूर जाना है, कभी दिक्कत आएगी, वहां पर ट्रेन नहीं जाती है, वहां फ्लाइट नहीं जा रही है सुंदरनगर में। तो कपिल जी और पांडे जी के जो एक्सपर्टीज है हमारे VRC ऊना के, ये हमेशा हमारे हेल्प में आगे आए हैं और कभी इन्होंने ना नहीं किया है। तो हमेशा इनका हम धन्यवादी रहे हैं और धन्यवाद करते रहेंगे कि इन्होंने हमारे कोर्सेज में एज सोर्स पर्सन हमेशा भाग लिया है और काम किया है। विनोद कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, ये भी हमारे सोर्स पर्सन के रूप में हमेशा हमारे को सहयोग करते रहते हैं। तो आज का समय कम है और मैं ज्यादा समय ले रहा हूं, शायद अरुण जी मुझे देख भी रहे हैं, तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर BK पांडे जी से, क्योंकि हेड है हमारे नेशनल करियर सर्विस सेंटर फॉर डिफरेंटली एबल्ड ऊना हिमाचल प्रदेश के, और इस फील्ड्स में इनका अहम योगदान हमेशा रहा है, बड़े एक्टिव रहते हैं इस फील्ड में, कि वे कृपया इस वेबिनार को स्टार्ट भी करें, परमिशन भी दें और एड्रेस भी करें, हम सबको एक मार्ग सा दिखाएं इस विषय को लेते हुए। डॉक्टर BK पांडे जी, प्लीज आपका स्वागत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। यस सर, आ रही है सर। बिल्कुल, धन्यवाद। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ सैनी सर, आपकी और आपकी पूरी टीम को। आज जो भी हमारे साथ इस वेबिनार में जुड़े हुए हैं, जो भी प्रोफेशनली हम लोग किसी न किसी कम्युनिटी से जुड़ के आज एक ऐसे ज्वलंत टॉपिक को लेके आज इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, उसके लिए मैं सब जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं या जो भी हमारे प्रोफेशनल्स हैं, उन सबको मैं अभिनंदन भी कर रहा हूँ और एक तरह से स्वागत भी कर रहा हूँ कि आपके जो भी अनुभव सुझाव आज आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि कभी कभी होता है कि मैं खुल के कह रहा हूँ कि पॉलिसी जब मेकिंग होती है तो वो हेडक्वार्टर लेवल पे हो जाती है और इम्प्लीमेंटेशन फील्ड में करना होता है, काफी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। वो सारी चीजें हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग में टाइम टू टाइम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। अरुण जी, मैं थोड़ा सा समय लूंगा बस आपका स्टार्टिंग के लिए, क्योंकि हमारे यशविंदर कपिल जी हैं जो प्रोफेशनली काफी साउंड हैं, एक्सपीरियंस भी है। आज के मतलब हम थोड़े से पूर्वांचल में ले रहे हैं, तो आज हमारे बारात के हीरो वही हैं, तो मैं उनको ज्यादा समय दूंगा। Go ahead, sir. आप 10-15 तो उनको ज्यादा समय दूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा CVR, क्योंकि जब CVR की बात हो रही है तो मैं उन चीजों पे मैं जरूर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जो कहीं ना कहीं एज ए प्रोफेशनल हम लोग फेस कर रहे हैं जब हम काम करते हैं, जब हम फील्ड में जाते हैं, जब हम दिव्यांगों से
रिमोट एरियाज में आउटरीच सर्विसेज जब हम करते हैं, तो जो हमारी समस्याएं होती हैं वही हम ज्यादा आपसे डिस्कस करना चाहेंगे आज इस मंच के माध्यम से। क्योंकि पहले भी कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन हमारे भारतीय संस्कृति में कोई नया शब्द नहीं है, मैं जहां तक मानता हूं, क्योंकि हम प्राचीन काल से हमारी जो परंपरा रही है सर्वे भवन्तु सुखिनः वाली, कि सब सुखी हो तभी हम सुखी होंगे, हमारा गांव सुखी होगा, हमारा समाज सुखी होगा। जरूर आज कोरोना काल में एक बार फिर पलायन जो है वो रिवर्स हमारे कम्युनिटी की ओर आया है। जो हम एक वन वे माइग्रेशन था, जो हम शहरी जीवन की ओर भागते थे, वो कारण सबको परिलक्षित है। सब जान रहे हैं कि 2000 में जब हम लोगों ने ये मिलेनियम डेवलपमेंट्स गोल जब सेट करना हमारे WHO, ILO और UN ने जब शुरू किया, तो उसके मुख्य मुद्दा यही थे कि पॉवर्टी और उसको कैसे हम अपने समाज को कम से कम, जो भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो कम से कम अपने आप को कैसे रीच आउट करें कि हम उसमें से बाहर निकल पाए। उसमें एक विंग हमारा भी था जो डिसेबल्ड थे, और सब जान रहे हैं, हम प्रोफेशनल सब जान रहे हैं कि जहाँ पॉवर्टी है वहाँ डिसेबिलिटी है, यहाँ जहाँ डिसेबिलिटी है वहाँ पॉवर्टी है। पॉजिटिव कोरिलेशन है, इसमें कोई दो राय है नहीं। हमारा पॉपुलेशन, अगर हम 2011 के सेंसस की बात करें हम, तो लगभग 70% पॉपुलेशन हमारा रूरल है, इसमें कोई नो डाउट नहीं है। 2011 का सेंसेक्स हमारा, हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो 70% पॉपुलेशन में सिर्फ 5 डिसेबिलिटी थी। आज हमारे पास 21 डिसेबिलिटी है। पॉपुलेशन हम लोग एज्यूम कर सकते हैं कि हमारी कहाँ जा रही है। 2021 की जब जनगणना होगी तो हमारे पास वो भी पिक्चर क्लियर होके आ जाएगी कि हमें अभी कितनी अपने कैसे लक्ष्य निर्धारित करने हैं और हमें कितने दूरियां अभी तय करनी है। इन पे हमको ध्यान दे रखते हुए ही अपने गोल्स या लक्ष्य जो हैं वो मुझे बनाने हैं। मैं बड़ा जब लिटरेचर का रिव्यू कर रहा था तो मुझे 2-3 चीजें बड़ी अट्रैक्टिव लगी, कि खास करके मैं एम्प्लॉयमेंट फील्ड का आदमी हूँ और एम्प्लॉयमेंट में ज्यादा समय से काम कर रहा हूँ। तो मैंने देखा कि जब हम अनएम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट की जो सिनेरियो है, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे डिसेबल्ड हो, दोनों लगभग इक्वल है। कि अगर हम अपने अगर 100% में 80% हमारे पास भी अनएम्प्लॉयड, डिसेबल्ड या डिफरेंटली एबल्ड हैं हमारे देश में भी, और उसमें से भी अगर 36% के आसपास हैं जिनके लिए जो जॉब अपॉर्चुनिटी है वो असंगठित क्षेत्र में है। मात्र कोई भी संगठित क्षेत्र में जो भी हमारे पास अभी जो PWD एक्ट के बाद भी अगर हम लोग 3 to 4 आए हैं और एजुकेशन में 4 to 5 आए हैं, उसके बाद भी अभी हमें दूरियां तय करनी है। इतना जल्दी हमें अचीव नहीं कर पाएंगे गोल्स जो है हमारे संगठित क्षेत्र के रोजगार के अवसर के बारे में। हमारे पास जो असंगठित क्षेत्र में जो रोजगार के अवसर हैं उन पे हमको ज्यादा ही ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। उनको ऑर्गेनाइज की ओर ले जाके उनको ज्यादा से ज्यादा जो गैप है या जहाँ ट्रबल्स हैं, यहाँ जहाँ कॉन्स्टेंट आ रहे हैं, एज ए बिहेवियरल प्रोफेशनल, एज ए प्रोफेशनल्स हमें ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। हमने अभी लास्ट जो 5 साल का जो हिमाचल का अनुभव है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा खास करके। और ऑल इंडिया जो सिनेरियो है आपसे कोई छुपा नहीं है। मैं थ्योरेटिकल बेस पे बहुत ज्यादा आपका ध्यान उधर नहीं ले जाना चाहूंगा। जो अप्लाइड एस्पेक्ट है मैं उसी पे आपको थोड़ा सा फोकस रखना चाहूंगा। जो CBR हमारा मैट्रिक्स है, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन की स्ट्रेटेजी, डेफिनेशंस, वो सब चीजें आप सब लोग जान रहे हैं, उस पर मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। हमारे 4 मेन पैराडाइम्स हैं जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं अंडर CBR, जो WHO के 2010 के डेफिनेशंस में था। हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल हेल्थ, एम्पावरमेंट जिसको कहते हैं, या सोशल स्ट्रेंथनिंग। हेल्थ में हमने लास्ट 30 साल में बहुत सारी दूरी तय की है, हमने अच्छे अचीव किए हैं। हमारे जो भी NIs हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उन लोगों ने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, खास करके अवेयरनेस में, या जितने भी हमारे जो प्रोफेशनल्स हैं बहुत अच्छा काम किया है। हमने रिमोट लेवल तक जाके लोगों को अवेयर किया है, एक नेटवर्क डेवलप करने का काम किया है। हेल्थ एजुकेशन में भी हमारे स्पेशल एजुकेटर्स लगातार लगे हुए हैं। लास्ट 30 इयर्स में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे फील्ड्स में भी जाके स्पेशल एजुकेटर्स दिए हैं जहां कोई जाना पसंद नहीं करता था।
मैं हिमाचल की दूरगामी पहाड़ी क्षेत्रों में सैनी सर का ये तो एरिया ही है। मैं कभी आप लोगों को मौका मिले जो अन्य प्रदेशों के हैं, आप पांगी और जो कल्पा और इस तरह के जो हमारे चंबा के इंटीरियर पार्ट्स हैं, जब मैं वहां जाके देखता हूं कि हमारे स्पेशल एजुकेटर्स बच्चों के साथ लगातार लगे हुए हैं, तो लगता है कि नहीं, हमने कुछ किया है, हमने कुछ लास्ट 30 ईयर्स में कुछ दूरियां तय की हैं, उन दूरियों पे और भी हमें अभी काम करना है। नेक्स्ट जो है लाइवलीहुड, जहां अर्थ की बात आती है वो सबके साथ है, चाहे हमारे दिव्यांग हो, चाहे हमारे स्पेशल एजुकेटर्स हो, चाहे हम प्रोफेशनल्स हो, सब जगह एक बात आती है कि अगर हम इकोनॉमिकली साउंड होंगे तभी हम अपनी डिलीवरी या अपनी चीजें हम अच्छा कर पाएंगे। कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट है, मैं देखता हूं, चाहे वो एनजीओ वर्सेज प्रोफेशनल है, गवर्नमेंट वर्सेज प्रोफेशनल्स हैं, पॉलिसी लगातार हम लोग नेशनल लेवल पे अपनी आप लोगों की भी बातें उठाते रहते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार, और डे बाय डे बहुत सारी चेंजेज आई हैं, वो आप लोग भी समय समय पे फेसेस करते रहते हैं। खास करके मैं उन मुद्दों पे आपका ध्यान आज यहाँ रखना चाहूंगा जो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर सर्विस एज ए सर्विस प्रोवाइडर्स दे पाते हैं हम दिव्यांगों को, आप जैसे प्रोफेशनल्स को। स्किल डेवलपमेंट में अभी सर ने बताया थोड़ी देर पहले कि तमाम मिनिस्ट्री कहीं ना कहीं स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही है। प्रोफेशनली स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री भी है जो लास्ट 5 सालों से काम कर रही है, और काफी सिलेबस में, मॉड्यूल्स में, प्रोग्रामिंग्स में, और काफी अच्छे मॉड्यूल्स उन्होंने दिए हैं जिसका हम लोग भी उपयोग कर रहे हैं एज ए प्रोफेशनल, और उनसे हम लोग काम कर रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर, यस यस, ऑडिबल सर, ठीक है, वेरी क्लियर ऑडिबल। तो उन सारे मॉड्यूल्स को लेके हम लोग भी डिसेबल फ्रेंडली उस मॉड्यूल्स को लेके स्किल डेवलपमेंट में लगातार एक्सेप्टेबिलिटी उसको आर्टिफिशियली या फिर स्ट्रक्चरली उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, और लगातार हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारी आउटरीच सर्विसेज के माध्यम से हम डिसेबल तक स्किल्ड को पहुंचाएं। हमारी वीआरसी इटसेल्फ, अभी हम 5 ट्रेड जो कि हमारी लगातार चल रही है, हमारी ट्रेड जो ऑन गोइंग है, वो नॉन फॉर्मल ट्रेनिंग हमारी सालों भर चलती है। इसके अलावा हम अंडर सीबीआर प्रोग्राम्स, अंडर सीएसआर हम कई ट्रेड शॉर्ट टर्म भी चला रहे हैं, और बच्चों को हम उनके माध्यम से भी हिमाचल के अलावा 21 प्रदेशों में जो हमारी अभी रीचेबिलिटी है वहां तक हम अपनी सर्विसेज दे पा रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में एक चीजें जो मुझे कभी कभी लगता है एज ए प्रोफेशनल कि सर्विसेज हमें मिल रही है, लेकिन थोड़े से हमें ध्यान देना पड़ेगा एज ए प्रोफेशनल। जो भी स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चल रहे हैं, थोड़ा सा ओवरलैपिंग जो चल रहा है उसको कंट्रोल करना है। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि चाहे पांडे सर, डॉक्टर पांडे सर, डॉक्टर पांडे सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आई थिंक सर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया होगा। चलिए, जब तक वो जुड़ते हैं सर हमारे साथ, देवेंद्र सर हमारे साथ, देवेंद्र सर भी जुड़ गए हैं, डाइट ऊना के प्रिंसिपल। सर आपका भी स्वागत है सर। सैनी सर, ये शायद आप मिले हैं शायद इससे कभी। बिल्कुल बिल्कुल, नाम सुना है हमने। नमस्कार सर, नमस्कार, आपका भी स्वागत है हमारे इस वेबिनार में। देवेंद्र सर, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे सर? हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं? डॉक्टर पांडे जी, अरुण जी, थैंक यू सर। सुंदरनगर से जितने रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और बाकी डाइट से जुड़े हुए कोऑर्डिनेटर्स, सभी को नमस्कार जी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार सर, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। पांडे सर, आप आगे हैं? कुछ शायद उनको टेक्निकल शायद कुछ प्रॉब्लम आ गई होगी। हाँ हाँ, तो सर शुड आई मेक अ कॉल? जुड़ गए। जुड़ गए। पांडे साहब, आवाज आ रही है?
हेलो पांडे सर, सर वो पांडे सर म्यूट है। पांडे डॉक्टर सर प्लीज डॉक्टर अनम्यूट पांडे योरसेल्फ जी, सर। इनको शायद हेलो। या यस सर, नाउ यू आर मेरी ऑडिबल सर। हाँ ठीक है, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ी वो कोई बात पावर के नहीं, चलते थोड़ी सी टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं ये टेक्निकल इसमें। मेरा फिर प्रॉब्लम हो गई, कहाँ जाना जरा मीट में। यस सर, हाँ, मैं जहाँ पे था मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ी सी सर्किट बंद हो दिक्कत गया। आ रही है। कोई बात नहीं सर, हम समझ हाँ रहे आप आ गए। हाँ कि हमारी ओवरलैपिंग की जो स्किल डेवलपमेंट में हमें ये लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरलैपिंग है। यस सर। हम कोशिश ये करें कि अगर जो हम कर रहे हैं ठीक है, रेफरल्स पे हम थोड़ा सा एज ए प्रोफेशनल ध्यान दें कि अगर लगता है कि हमारी सर्विसेज इस डिसेबल्ड के परिप्रेक्ष्य में और ज्यादा जरूरत है, तो हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बच्चे को रेफर करें, दूसरी एजेंसी तक पहुंचाएं या किसी न किसी माध्यम तक उन पे सर्विसेज या उसको अपग्रेड करने में हम फायदा दें। फॉर सीबीआर के कॉन्टेस्ट में मैं अगर बात कर रहा हूं तो मैं चाहूंगा कि सीबीआर के कॉन्टेस्ट में हम जब इंटीरियर्स में रूरल डेवलपमेंट में जब के साथ जुड़ के हम जब काम करते हैं, जहां हम सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से काम करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन बच्चों में, आवाज सर आ रही है मेरी क्लियर? अरुण सर क्लियर आवाज आ रही है? क्लियर है, बिल्कुल साफ है, ठीक है, ऑडिबल से। हाँ, तो ये ओवरलैपिंग का थोड़ा सा हम ये नहीं कह रहे कि बंद करना है या कुछ करना है, हमें थोड़ा सा उसको रेस्ट्रिक्ट करना है और रेफरल सर्विसेज को बढ़ाना है कि अगर हमसे बेस्ट कोई दे रहा है तो हमें वहां तक उस बच्चे को पहुंचाना है, या वो जो हमारा जॉब सीकर है वहां तक हमें किसी न किसी माध्यम से वो उसके जो भी कॉन्स्टेंट आ रहे हैं उसको कम करना है। सेकेंडली जो हम बात कर रहे थे कि अभी जब हम काम करते हैं कि जो हमारे पास वेज पेड जॉब नहीं है, मैं नहीं है इन द सेंस इसलिए कह रहा हूं कि जो बहुत लिमिटेड है भी, तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बैरियर्स या कुछ ना कुछ जो हमारे रोस्टर्स या जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के कारण कहीं ना कहीं सूटेबिलिटी या फंक्शनल कैपेबिलिटी में कहीं ना कहीं मिसमैच होता है, और वो मिसमैच होने से कोई भी बच्चा या जो भी हमारा जॉब सीकर है वो कहीं ना कहीं सफरर हो जाता है वहां पे। अगर हम जॉब दे देते हैं तो वो कहीं आगे चल के क्या होता है कि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर उसको उस हिसाब से नहीं मिलता है तो वो बच्चा वहां पे जाके एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बेनिफिटेड या प्रोडक्टिव नहीं रह पाता है, और बाद में दोनों लेवल पे एज ए साइकोलॉजिस्ट भी मैं देखता हूं कि एम्प्लॉयर के लेवल पे भी वो फ्रस्ट्रेट होता है और खुद एज ए एम्प्लॉय के लेवल पे भी वो फ्रस्ट्रेट होता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जॉब नहीं है या है नहीं, लेकिन जो लिमिटेशंस हैं उसको हम धीरे धीरे मूव करके हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की ओर भागना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सीबीआर में हमारे पास उतनी अपॉर्चुनिटी पेड जॉब की या फिक्स जॉब की नहीं है। हमें सीबीआर के प्रोस्पेक्टिव में हम जब बात कर रहे हैं, जब हम खास करके जिस स्टेट में ज्योग्राफिकल कंडीशंस बहुत पुअर है, इंटीरियर्स में या आउटरीच सर्विसेज में हम जाते हैं, तो हमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करना ही पड़ेगा, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से ही हम अपने पॉवर्टी एलिमिनेशन प्रोग्राम्स को या एक न्यूमेरिकल अपलिफ्टमेंट को ऊपर ले जा सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा मैं ध्यान आपका आकृष्ट करना चाहूंगा कि जितनी भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी हमारी फाइनेंसिंग सर्विसेज है, हर जगह मैंडेटरी है कि उनको देना ही देना है। 3 to 4% जो हमारा रिजर्वेशन है उनको देना ही देना है। अगर कहीं भी है किसी भी डिसेबल्ड को कोई प्रॉब्लम आती है, एज ए प्रोफेशनल हमारा रोल बढ़ जाता है कि हम फाइनेंशियल जो सर्विसेज हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे हम अवेयर करें और उनको हम बताएं कि भाई ये आपका मैंडेटरी है, आप 3 to 4% या अगर सुटेबल या दिव्यांग हमें ज्यादा मिल रहा है तो उनको भी आप कृपा करके ज्यादा से ज्यादा लोन दें या फाइनेंशियल सपोर्ट दें, ताकि वो लोग ज्यादा से ज्यादा अचीव कर पाए अपने इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट गोल को, पॉवर्टी से ऊपर आ पाए, एपीएल वगैरह में आ पाए। खास करके सोशल प्रोटेक्शंस इसमें फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग है या जो भी तमाम माइनॉरिटी, एचआरडी, हमारी जो वीकर सेक्शंस के लिए SC ST कमीशंस हैं, हमारी सबसे एक सेल्फ NHFDC जो है
हिमाचल में थोड़ी सी नेटवर्क हमारा जरूर NHFDC कमजोर है, लेकिन हम लोग स्ट्रेंथनिंग लगातार करने में लगे हुए हैं। NHFDC जैसी एजेंसी भी है जो कि यहाँ फाइनेंसिंग के लिए काम कर रही है हिमाचल के प्रोस्पेक्टिव में, और हम लोग चाह रहे हैं कि फाइनेंस की प्रॉब्लम खास करके हमारे हिमाचल में या सराउंडिंग्स में न हो। सोशल प्रोटेक्शन की बात आ रही है, मैं सारे प्रोफेशनल से निवेदन करूंगा कि एक मैं चीजें जब मैं बच्चों के साथ जो भी हमारे पेंशनर हैं या जो भी सोशल सिक्योरिटी के माध्यम से कहीं ना कहीं से हर स्टेट में कुछ उनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही है, मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप कृपया करके एक बार जब भी कोई विकलांग मिले उससे एक बार जरूर पूछा कीजिए कि आपने क्या 12 रुपए वाला प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना बैंक में जहां भी आपका खाता है आपने लिया है कि नहीं लिया है। 12 रुपए का एक्सीडेंटल बीमा जो साल में उनके अकाउंट से कट जाता है, और 12 रुपए में उनको 2 लाख की उनके परिवार के लिए एक सोशल सिक्योरिटी या सोशल प्रोटेक्शन या फाइनेंशियल अपग्रेडेशन मिलता है कि खुदा ना खास्ते अगर किसी तरह की हैपनिंग होती है तो उनको ये फायदा वो जरूर मिलता है। या इसके अलावा 353 रुपए का जो लास्ट ईयर हम लोगों ने हिमाचल में सारे दिव्यांगों को सोशल वेलफेयर के थ्रू दिया था कि 353 रुपए का एक्सीडेंटल बीमा है, वो जरूर से जरूर लें और कोशिश करें कि उसका लाभ जो है हम सारे दिव्यांगों तक पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित करें। NC/SC/DA आपका है, अगले साल हम आपको एक वेल फर्निश्ड बैरियर फ्री बिल्डिंग दे रहे हैं। किसी भी हमारे प्रोफेशनल्स को अगले साल एज ए रेजिडेंशियल एज ए हिमाचल में प्रोफेशनल जब भी जरूरत हो आपका स्वागत है। ये ऊना में है, ऊना रेल कनेक्टिविटी है, बाय रोड चंडीगढ़ से कनेक्टिविटी है, बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। आप जब भी आएंगे आपके लिए यह सेंटर आपका अपना सेंटर है, आप आइए, आपका स्वागत है। और मैं धन्यवाद तहे दिल से आपका कर रहा हूं। हो सकता है बहुत सारी चीजें छूटी होंगी, मैं फिर से इसको डिस्कस करूंगा और आप लोगों के साथ में जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद सैनी सर, अरुण जी, क्योंकि समय लगता है कि थोड़ा ज्यादा ही ले लिया मैंने। कोई बात नहीं, नॉट एट ऑल सर। थैंक यू यशविंदर जी, ज्यादा मैं चाहूंगा कि यशविंदर जी को ज्यादा से ज्यादा समय मिले। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू पांडे साहब, थैंक यू। बहुत बेहतरीन तरीके से आपने बताया इस विषय के बारे में, और आपका अनुभव जो रहा है वो देखते बनता है। इसे कहते हैं अनुभव। अनुभव हमें बहुत कुछ सिखा देता है, कितना काम हुआ है, कितना होना है, आंकड़े क्या बोलते हैं, ये सब जानना बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच फॉर दीज वर्ड्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग द परमिशन टू स्टार्ट द वेबिनार। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे कोऑर्डिनेटर अरुण जी से कि अब आगे का प्रोग्राम प्लीज कंटिन्यू करें, आगे बढ़ाएं। हमारे सोर्स पर्सन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओवर टू अरुण जी। अरुण जी प्लीज। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। होपफुली आपने जो हमारे आज के चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर बीके पांडे जी को बड़े ध्यान से सुना होगा, और इन्होंने जैसे आपको बताया कि ये अर्लियर इट इज नोन एज VRC, वोकेशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर। तो इन्होंने ये भी बताया कि मोस्टली हर स्टेट में आई थिंक 22 स्टेट्स में VRC सेंटर्स हैं, और उनका नाम जो चेंज हो गया है वो अभी नया नाम आपको पता ही चल गया है सभी को। तो आप कहीं पर भी कोई भी दिव्यांग बच्चा है, चाहे वो किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित है, आप उसको VRC सेंटर भेज सकते हैं। NCDS जो उनका नया नाम है वहाँ भेज सकते हैं, वहाँ अपने असेसमेंट होगा। और बच्चे के लिए क्या सुटेबल जॉब्स रह सकता है ये इनकी अपनी टीम इनको असेस करती है और उसके बाद उसके लिए करती है। तो अब ज्यादा वक्त ना में लेते हुए आज के जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं श्री यशविंदर कपिल जी, मैं इनका स्वागत करता हूं एक बार फिर से कि वो आज थोड़ा टाइम हम लोगों ने शायद सर आपको ज्यादा तो नहीं ले लिया कहीं। कपिल सर, कपिल सर, एम आई कपिल सर, हेलो कपिल सर। नहीं कोई बात नहीं। तो अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, नाउ डायरेक्टली जी सर, मैं सुन पा ओवर रहा टू हूं। यू सर। हाँ सर, सुन पा रहा हूं मैं। हाँ सर, तो अब इट्स ओवर टू यू, अब आप स्टार्ट करें। तो आपकी जो पीपीटी हम लोगों ने वो, और जितने भी सॉरी सर एक सेकंड में और लूंगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे हैं
जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा जी जी कि वो ध्यान से सुने और जो हमारे रिसोर्स पर्सन है जो वो आपको बताना चाह रहे हैं उस पे फोकस करें। ये क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या ये प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, उसकी तरफ ध्यान मत दीजिए। आप सभी को सारा मटेरियल जो हमारे रिसोर्स पर्सन है जो अपना प्रेजेंट कर रहे हैं सभी को फीडबैक फॉर्म में जब आप भरेंगे लास्ट में, उसमें जो आपकी ईमेल आईडी आप भरोगे उसके थ्रू आपको सारा प्रोवाइड मटेरियल दे दिया जाएगा। तो प्लीज इनको कंसंट्रेट होकर सुने और कोई भी किसी की भी कोई क्वेरी है तो वो अपने चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पुट कर सकता है। ओके, थैंक यू वेरी मच। नाउ इट्स ओवर टू यू कपिल सर, प्लीज गो अहेड सर। Kapil Thank you, sir. sir. Good evening, everyone. First of all, I am very grateful to Saini sir and his entire CRC team. जी सुन पा रहा हूँ। हेलो अरुण सर। हाँ जी सर, यू आर ऑडिबल, क्लियरली ऑडिबल। हेलो अरुण सर। हाँ आ रही है सर, आवाज आ रही है। कपिल सर आपकी आवाज हमें आ रही है, बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है। यस सर, ऑडिबल है सर, गो अहेड। ठीक आ रहा है, ठीक बिल्कुल सही आ रहा है, आप आगे बढ़े। अरुण सर, एम आई ऑडिबल? हाँ जी सर, आवाज आ रही है। कपिल सर यू आर ऑडिबल। आई थिंक कुछ एक्चुअली होता है क्या है कि वेबिनार में नेट का बड़ा इशू रहता है और आप सभी वाकिफ हैं कि टेक्निकल ग्लिचेस होते रहते हैं और ना चाहते हुए हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। अब सर चंडीगढ़ से अपना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। आई थिंक कुछ समस्या आ गई है। Please participant, bear with us. We are really sorry for this inconvenience. आगे I think Kapil sir joined the session. Kapil sir, please unmute yourself. Kapil sir, please unmute करिए, तभी हम आपको सुन पाएंगे। Unmute yourself, sir. Shakti sir, please send a message to him. हाँ ठीक है सर, ओके ओके, प्लीज गो अहेड। एम आई ऑडिबल सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर वॉइस आ रही है आपकी, हमें पहले भी आ रही थी। Good evening, everyone. Good evening, everyone. First of all, I am very grateful to Saini sir and his entire CRC team for giving me this opportunity. I am also thankful to the other experts and the participants for giving their valuable time. The topic which I am going to present, it is about CBR as a strategy for achieving sustainable development goals. इस पूरी चर्चा के दौरान मैं जिन बिंदुओं के ऊपर प्रकाश डालूंगा वो है I will try to present a big picture of the current development landscape in which human rights and disability intersect with the newly accepted 17 Sustainable Development Goals. अगला जो मेरा अगला मुख्य बिंदु रहेगा वो रहेगा फोकस ऑन द डिसेबिलिटी स्पेसिफिक एसडीजीज, और उसके बाद मैं जो फर्दर कवर करूंगा वो यूएनसीआरपीडी के बारे में कवर करूंगा कि किस तरह से ये एज ए कोर इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है दैट आर ऑफ द essential importance for understanding the disability in the context of sustainable development. अब इस चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक उदाहरणीय या एक बहुत जो महत्वपूर्ण जो अभूतपूर्व परिवर्तन आया है उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा। इस क्षेत्र में एक बहुत ही अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। अगर आप देखें तो फिलॉसफी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि हम पहले इसको चैरिटी बेस्ड लेके चलते थे, अभी ये टोटली राइट बेस्ड है। मॉडल चेंज हो चुका है, इवन जो हमारा गोल है वो चेंज हो चुका है। पहले इन सभी व्यक्तियों को, ये पर्सन्स विद जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, इनको बर्डन ऑन द सोसाइटी लिया जाता था, ये सोचा जाता था कि ये एम्प्लॉयबल नहीं है। और अभी जो परिवर्तन आया वो ये परिवर्तन आया है कि
वो भी एक समाज का अभिन्न अंग है, उन्हें भी सोसाइटी। जी 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 अरुण सर बोलिए सर। सर आपकी वॉइस सर? ब्रेक करके आ रही है सर। अरुण सर, एम आई ऑडिबल? यस सर, यू आर एम आई ऑडिबल, ऑडिबल? अरुण बट सर? जो आपकी वॉइस है अरुण सर सुन सर, पा जो रहे हैं? आपकी सर, अरुण कपिल सर, मैं कपिल दोबारा से सर, कनेक्ट करूं सर? नहीं सर, आप अपना वीडियो पॉज अभी करते हैं ठीक आ थोड़ी रही है देर के सर? लिए। हाँ ठीक आ रही है, वीडियो बंद कर दीजिए, ऑडिबली चलाइए, जी जी क्योंकि वो आवाज ही नहीं आ रही। वीडियो बंद कर दीजिए। आप बोल रहे हैं सर? हाँ, अब ठीक है, अब ठीक अभी है अभी सर। एम आई ऑडिबल? हाँ, ठीक है सर, मैं शुरू करता हूँ सर। हाँ, मैं बात कर रहा था जो एक बहुत महत्वपूर्ण, उदाहरणीय या जो अभूतपूर्व पैराडाइम शिफ्ट आया है डिसेबिलिटी के क्षेत्र में, मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा था। तो मैं ये बता रहा था कि कितना परिवर्तन आया है। अगर हम चाहे फिलॉसफी को देखते हैं तो फिलॉसफी पहले टोटली चैरिटी बेस्ड थी, अब जो है वो राइट बेस्ड हो गई है। मॉडल हमारा चेंज हो चुका है, जो कि मेडिकल था अभी वो होलिस्टिक मॉडल की तरफ चला गया है। गोल्स हमारे चेंज हो चुके हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है जो है एटीट्यूड। पहले इन लोगों को, दिव्यांग व्यक्तियों को बर्डन सोचा जाता था, ये समाज के ऊपर एक बर्डन है, पर अभी जब हम देखते हैं कि ये देखा जाता है कि ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी है, इनको भी बराबर में जीने का हक है, इनके भी ह्यूमन राइट्स हैं और ये भी एम्प्लॉयबल हैं। ये बहुत बड़ा एक एटीट्यूडनल परिवर्तन आया है। जो संस्थाएं इसमें काम करती थी, चाहे एनजीओ काम करते हैं या और तरह की संस्थाएं काम करती थी, पहले वो टोटली वॉलेंटरी माइंडेड थी, अभी वो टोटली करियर माइंडेड है। इवन जो इस क्षेत्र में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है, लोगों ने इस क्षेत्र को करियर के रूप में, या एक बहुत बड़ी इंपावरमेंट आई है पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के बीच में। तो ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट जो आया है, आप सबको क्या लगता है कैसे आया होगा? ये जो पैराडाइम शिफ्ट आया है, ये देन है हमारे विभिन्न अधिनियमों की, हमारे एक्ट्स की, पॉलिसीज की। ये उन्होंने एक अभूतपूर्व चेंज लाया है, हमारी सोच में परिवर्तन आया है, या हम जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के तरफ के लिए जो अब हम जो सर्विसेज दे रहे हैं, वो किन्हीं ना किन्हीं कारणों की वजह से, हमारे अधिनियमों की वजह से है। अगर आप देखते हैं इंटरनेशनल सिनेरियो को, तो उसमें हम देखते हैं कि जैसे IYDP आया था 1981 में, जिसको हम इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स कहते हैं, या 1982 में UN रेजोल्यूशन आया, वर्ल्ड प्रोग्राम ऑफ एक्शन आया, फिर 1983 से 1992 के बीच में UN डिकेड ऑफ डिसेबल्ड पर्सन आया, 1993 से 2002 के बीच में एशिया पैसिफिक डिकेड आया, फिर 2003 से 2012 के बीच में बिवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क आया, और उसके बाद जो आया UNCRPD आया। तो ये जो बहुत महत्वपूर्ण जो यूनाइटेड नेशंस स्तर के जो अलग अलग जो हमारे कन्वेंशंस हुए हैं, इन्होंने भी बहुत ज्यादा बदलाव लाया है। ये तीनों ही चीजें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, डिसेबिलिटी, ह्यूमन राइट्स एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसके बारे में एक एक करके मैं चर्चा करूंगा। हम लोग 2030 में हम ये देखना चाहते हैं कि द वर्ल्ड इन 2030 it should be a fully inclusive or with persons with disabilities. So inclusive of persons with disability इस संदर्भ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में बहुत ज्यादा जो है वो जोर दिया गया है। और जो वो जोर है, जो पहले जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो कि इतने मतलब उसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं थी, या वो किसी तरीके से इनसफिशिएंट इंटरेस्ट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट होने की वजह से, वो सब के ऊपर हम चर्चा करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ने कैसे एक रिमार्केबल चेंज लाने के लिए जो है वो हमें मदद की है। अब बात करता हूं मैं कि पहले हमें ये समझना होगा कि डिसेबिलिटी क्या है, और डिसेबिलिटी क्या है। यहां मैं ये कहूंगा कि डिसेबिलिटी इज ए नॉर्मल कंडीशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। क्या हम सबको पता था कि कोविड की सिचुएशन आएगी, या कभी वर्ल्ड वार की शुरुआत हो जाती है, तो उसमें जो हम लोगों के साथ जो घटना घटित होती है, तो वो कोई ऐसा नहीं है कि ये कोई हुआ है, या एक तरीके से हम सोचने लगते हैं कि अगर विकलांग व्यक्ति है तो किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, या दूसरे मतलब स्पेस से आया है, ऐसा कुछ नहीं है। ये डिसेबिलिटी इज अ नॉर्मल कंडीशन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। अब जब हम WHO की चाहे डेफिनेशन देखें, जिसमें उन्होंने तो इस बारे में कहा था कि ये जो है वो प्रॉब्लम जो होती है, मतलब जो अगर हम WHO की डेफिनेशन देखें डिसेबिलिटी की, रिस्ट्रिक्शन मतलब कंडीशन ऑफ अरेस्टेड और इनकम्प्लीट डेवलपमेंट ऑफ माइंड के बारे में बोला है, या
तो उसमें जो है वो डिफरेंट तरीके से उसको जो है वो बताया गया है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसे रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पर्संस विद इम्पेयरमेंट्स एंड एटीट्यूडनल एंड एनवायरमेंट बैरियर्स that hinder their full and effective participation in society on an equal basis with others. तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि that hinder their full and effective participation in society, जो कि कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्संस विद डिसेबिलिटी में कहा गया है। डिसेबिलिटी इज अ ह्यूमन राइट्स इशू। ये कैसे है, देखिए हमारे जो ह्यूमन राइट्स हैं वो पर्संस विद डिसेबिलिटी के ह्यूमन राइट से अलग नहीं हो सकते। जो हमें इनबॉर्न राइट्स मिले हैं, जैसे कि जो भी हमारी नेशनैलिटी, प्लेस ऑफ रेजिडेंस, सेक्स, नेशनल और जो कल्चर, ओरिजिन, कलर, रिलीजन, लैंग्वेज और एनी अदर स्टेटस, वी आर ऑल आर इक्वली एंटाइटल्ड टू आवर ह्यूमन राइट्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। मोर देन एवर वी नीड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अब देखिए, डिसेबिलिटी इज ऑफन सिनोनिम विद पॉवर्टी। जैसे अभी सर ने भी बहुत बढ़िया से बात बताई कि किस तरीके से आपस में समझे कि ये दोनों एक पूरी तरह से जुड़े हुए हैं, ये दोनों को हम अलग नहीं कर सकते हैं। इवन जब हमने देखा कि जितने भी सर्वे हुए उसमें भी यही कहा है कि 5 गरीब लोगों में एक डिसेबल्ड है, तो ये आपस में जुड़े हुए हैं। The theoretical framework of, अगर हम Amartya Sen, is used where poverty comprises many aspects such as lack of substantial and instrumental freedoms. Persons with disability often experience severe discrimination, marginalization, and social stigmatization. Although the World Disability is not cited directly in all goals, जो भी हम Sustainable Development Goals की बात करेंगे, the goals are indeed relevant to ensure the inclusion and development of persons with disabilities. The newly implemented 2030 Agenda for Sustainable Development Goals holds a deep promise for persons with disabilities everywhere. जो हमारे 8 जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जिसमें जो है वो वर्ल्ड के लीडर्स ने ये कमिट किया था कि टू फाइट अगेंस्ट द पॉवर्टी, हंगर, डिजीज, इलिटरेसी, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। तो जिसमें 8 गोल्स थे और 21 टारगेट्स थे, तो उनके बारे में ज्यादा विस्तृत नहीं मैं जाऊंगा। द एमडीजी फोकस्ड ऑन एंडिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर एंड प्रिवेंटेबल डिजीज and were the most important global development goals in the United Nations history. Those 8 goals became the centerpiece of the development effort for poor countries around the world. In India, considerable progress has been made in the field of basic universal education, gender equity and education, and global economic growth. However, there are slow progress in the improvement of the health indicators related to mortality, morbidity, and various environmental factors contributing to the poor health conditions. अब हम ये देखेंगे कि the legacy and achievements of the MDG provide us with valuable lessons and experience to begin work on the new goals. But for millions of people around the world, the job remains unfinished. We need to go the last mile on ending hunger, achieving full gender equality, improving health services, and getting every child into a school beyond primary. The SDG replaced the Millennium Development Goals, which started a global effort in 2000 to tackle the integrity of poverty. जो हमारे 2000 में, सन 2000 में MDG गोल्स आए थे, वो 2015 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ रिप्लेस हो गए, जिसमें 17 गोल्स हैं और 169 टारगेट्स हैं। This is the greatest chance we have to improve life for future generations. वो किस तरीके से हुआ कि इसमें जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए, that meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs. ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आई जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि मतलब कि हमें फ्यूचर में जो अगली जनरेशंस हैं उनके साथ कोई विदाउट कंप्रोमाइजिंग हमें जो है वो उस चीज को ध्यान में रख के हमें जो है नीड्स को ध्यान रखना है। Using recycled materials or renewable resources when building an example of sustainable development. Building a new community in a previously underdeveloped area without destroying the ecosystem or harming the environment is an example of the sustainable development. Sustainability is made up of 3 pillars: economy, society, and the environment. These principles are also informally used for profit, people, and planet. Sustainability is important for many reasons, including environmental quality. In order to have healthy communities,
we need to clean air, natural resources, and a non-toxic environment. Building on the principle of leaving no one behind, the new agenda emphasizes a holistic approach to achieving the sustainable development for all. तो जो इनमें फोकस किया गया है वो डिसेबिलिटी इज रेफरेंस इन मल्टीपल पार्ट्स, जैसे एजुकेशन में, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, इनइक्वालिटी में, एक्सेसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स में. At this critical point, we will work to promote the mainstreaming of disability and the implementation of the SDGs throughout the 15-year lifespan with the objective to raise awareness of 2030 agenda and the achievement of the SDGs for persons with disabilities, promote an active dialogue among stakeholders on the SDGs with a view to create a better world for persons with disabilities, establish an ongoing live web resource on each SDG and disability. तो ये जो 17 हैं उनके बारे में मैं पूरा डिटेल में तो चर्चा नहीं करूंगा, पर मैं एक बार इनके नाम आपको बताना चाहूंगा. जैसे कि ये गोल है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रिड्यूस इनइक्वालिटी, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, responsible consumption and production, climate action, life below water, life on land, peace and justice, strong institutions, partnerships to achieve the goal. तो जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड है मैंने उनको जो है वो मतलब जो प्रेजेंट किया है. डिसेबिलिटीज इंक्लूडेड इन द फॉलोइंग गोल्स. गोल नंबर 4 और गोल नंबर 8 में जो बताया गया है, गोल नंबर 4 बोलता है कि गारंटिंग इक्वल एंड एक्सेसिबल एजुकेशन बाय बिल्डिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट्स and providing the needed assistance for persons with disabilities. और 8 नंबर गोल में कहा गया है कि promoting the inclusive economic growth, full and productive employment, allowing persons with disabilities to fully access the job market. गोल नंबर 10 में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उनके गोल नंबर 10 में पर्टिकुलरली जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए जो प्रावधान है वो है emphasizing the social, economic and political inclusion of persons with disabilities. और गोल नंबर 11 में है creating accessible cities and water resources, affordable, accessible and sustainable transport systems, providing universal access to safe, inclusive, accessible and green public spaces. Goal number 17 में कहा गया है कि underlining the importance of data collection and monitoring of the SDGs, emphasizes on the disability disaggregated data. These all goals are universal. अगले गोल में कहा गया है कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज और डिसेबिलिटी आर स्पेसिफिकली मेंशन्ड इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. नेक्स्ट गोल में कहा गया है पर्सन्स विद वल्नरेबल सिचुएशंस आर स्पेशली मेंशन्ड इन द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अब हम बात करते हैं यूएनसीआरपीडी. अभी जितने भी अलग अलग स्तर पे जो हमारे कन्वेंशंस होते रहे, चाहे विवाको मिलेनियम फ्रेमवर्क, चाहे एशिया पैसिफिक डिकेड, वो जितने भी अभी तक हुए हैं वो कोई भी उसमें जो था मैंडेटरी नहीं था. जब से ये यूएनसीआरपीडी आया, इसकी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है कि ये इट्स अ डेवलपमेंट एंड ए ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट. एंड अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अ पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट विच इज क्रॉस डिसेबिलिटी एंड क्रॉस सेक्टरल. और उससे भी ऊपर है, ये लीगली बाइंडिंग है. जो बाकी के जितने भी कन्वेंशंस थे वो लीगली बाइंडेड नहीं थे. इसका जो मेनली फोकस है यूएनसीआरपीडी का वो है all the human rights and freedoms of all people with disabilities are enjoyed, protected and promoted. तो यहाँ पे human rights की बहुत महत्वपूर्ण बात की है. The dignity of people with disability is respected. तो आप जानते होंगे कि ये कब आया था, ये अडॉप्ट हुआ था 13 दिसंबर 2006 में. नंबर ऑफ कंट्रीज में से 136 कंट्रीज ने इसमें साइन किया था और भारत ने इसमें 30 मार्च 2007 को साइन किया था. और इसको फिर रेटिफाई जो किया गया था इस कन्वेंशन को, वो 1 अक्टूबर 2007 को भारत में जो है इसको रेटिफाई किया गया था. इसमें कुछ जनरल प्रिंसिपल्स की बात कही गई है, मैं उनको बड़ा विस्तृत रूप से नहीं जाऊंगा. तो उसमें सभी उन्हीं चीजों के बारे में बोला गया है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर कहा गया है, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन के ऊपर कहा गया है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज की बात कही गई है, एक्सेसिबिलिटी के ऊपर कहा गया है, इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन के ऊपर कहा गया है. तो ये जितनी भी चीजें कही गई हैं, तो यहाँ पे यही कहने का मेरा जो मेन
मतलब मेन फोकस है वो ये है कि ये ह्यूमन राइट्स, हम सब के जो ह्यूमन राइट्स हैं और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या दिव्यांग व्यक्तियों के जो ह्यूमन राइट्स हैं वो अलग नहीं है, उनको हमें अलग नहीं किया जा सकता है। जो हमारा करंट इनिशिएटिव हुआ है यूएनसीआरपीडी को मद्देनजर रखते हुए, वो हुआ है मेन स्ट्रीमिंग डिसेबिलिटी। जो कोर इशू है एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन के ऊपर एंड रूरल के ऊपर। अब बात करते हैं सीबीआर की। सीबीआर का जो वर्ड है, जो अभी हम इसको कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, इसकी जगह अभी कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट भी कहा जा सकता है। ये एक जो है इसकी रिप्लेसमेंट है, सीबीआईडी जो है वो रिप्लेसमेंट है सीबीआर वर्ड की। तो सीबीआईडी का जो मेन फोकस एरिया होता है, जैसे सर ने भी बताया था शुरू में, कि ये इंक्लूजन, पीस बिल्डिंग, पॉवर्टी रिडक्शन, फैसिलिटेटिंग कम्युनिटी एम्पावरमेंट, इंट्रोडक्शन एंड एक्सेस टू कस्टमाइज्ड सर्विसेज, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के ऊपर, जस्टिस फॉर ऑल एंड कोलैबोरेशन एंड मोबिलाइजेशन ऑफ द कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये तो सब डेफिनेशन से सभी परिचित है कि जो सीबीआर की डेफिनेशन है कि ये स्ट्रेटेजी है विद इन द कम्युनिटी डेवलपमेंट फॉर द रिहैबिलिटेशन, इक्वलाइजेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड सोशल इंटीग्रेशन ऑफ ऑल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। CBID addresses, CBR addresses the challenges for persons with disabilities, their families and their organizations working in situations of poverty, and offers them opportunity to join community-based self-help groups and livelihood activities. CBR may serve as a strategy for community-based inclusive development to counter excluding processes on individual as well as societal level. ये इसके जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो हेल्थ, एजुकेशन, लाइवलीहुड, सोशल एम्पावरमेंट के ऊपर इसके जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं। इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, जैसे कि वाइडर कवरेज, कॉस्ट इफेक्टिव, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सोशल इंटीग्रेशन। CBID is a person centered and community focused approach. This is a very important point कि ये person centered है and community focused approach है। CBID is a poverty reduction strategy in terms of inclusion of persons with disabilities and other marginalized groups in any developmental process, regardless of their economic and social development stage. It brings change in the lives of people with disabilities at community level, working with and through local groups and institutions. It enhances and strengthens the earlier work described as the CBR. It promotes the participation and voice of people with disabilities in decision-making processes at the local level. It is implemented in individual, community, and society levels to ensure services such as health, education, livelihood, and social. CBID program also include activities around community preparedness and resilience for when disasters and or conflict strike. CBID encourages more inclusive, responsive, and accountable communities. It also encourages inclusive, equitable communities where people with disabilities are empowered to exercise their rights. CBID uses bottom-up and person-centered approaches. So CBID work recognizes the building strong communities requires a focus on equal access to good quality services, health, education, social and livelihood, and on civic participation aim at supporting people with disabilities, their families and organizations to have the ability and confidence to fully participate in the social, economic and political life of their communities. It's a multi-dimensional. The intervention is also address the 5 factors: education, livelihood, social, health and empowerment. और इसकी जो strategies है वो पहली है awareness generation. अवेयरनेस जनरेशन किसके प्रति? टुवर्ड्स चेंजिंग द एटीट्यूड, टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन एंड टुवर्ड्स द डिसेबिलिटी प्रिवेंशन। उसके बाद अगली जो इसकी महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है, जो रणनीति है, वो है कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, दिव्यांगजनों का कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ कम्युनिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ ग्रास रूट वर्कर्स। इसकी अगली रणनीति है, ये स्ट्रेटेजी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एंड द फैमिली मेंबर्स। अगली जो इसकी स्ट्रेटेजी है वो है एक्टिवेटिंग द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। जो पहले से हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल इंस्टीट्यूशंस हैं, एनजीओज एंड डेवलपमेंट एजेंसीज हैं।
फिर उसके बाद जो इसकी अगली महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी है वो है नेटवर्किंग एंड लिंकेजेस। नेटवर्किंग किसके साथ? इंडिविजुअल के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ। और अगला इसकी जो स्ट्रेटेजी है वो है ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, जैसे प्रोफेशनल्स के ग्रास रूट लेवल वर्कर्स के साथ, आपस में सभी के फैमिली मेंबर्स एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के ट्रांसफर ऑफ स्किल्स एक दूसरे से। अगली स्ट्रेटेजी है इन्फ्लुएंसिंग एडवोकेसी के ऊपर है। सो दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू वेरी मच। अरे सर थैंक यू। हेलो कपिल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर, जी सर। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अभी हम बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं कि इसके बाद समाप्ति की है। बट सर जाने से पहले हमारे पार्टिसिपेंट से काफी क्वेश्चंस आए थे, तो इतना टाइम तो ज्यादा टाइम तो मैं नहीं लूंगा, बट फिर भी आई जस्ट वांट टू टेक 3 और 4 क्वेश्चंस, ताकि जल्दी जल्दी जो भी हम आंसर दे सकें जो हमारे पार्टिसिपेंट पूछे थे इन्होंने रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो मैं आपसे क्लियर कर सकूं। जी सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि एक आईडी वालों बच्चों को लेकर था कि आईडी बच्चों के लिए सीबीआर में या ऐसे वोकेशनल ट्रेनिंग में हम क्या कर सकते हैं? देखिए सर, आईडी बच्चों में जैसे कि कुछ तो जो माइल्ड और मॉडरेट हैं उनके लिए तो हम इंक्लूजन के ऊपर काम कर सकते हैं, और जो बच्चे सीवियर एंड प्रोफाउंड हैं उनके लिए हम लोग होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा जो है वो उनको सेवाएं दे सकते हैं, जिसमें जो है वो हमारे जो मल्टी डिसिप्लिनरी टीम है जो उनके घर पे जाके उनको वहीं पे सुविधाएं दे सकती हैं, चाहे फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, स्पेशल एजुकेटर है या डॉक्टर है, जो वहीं पे उनको कम्युनिटी में सेवाएं दे। ओके ओके, राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। और बाकी अगर बच्चा बड़ा है, 15 साल से ऊपर है, तो जैसे हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर पांडे सर ने भी बोला था कि वो नजदीकी बीआरसी सेंटर में जाकर भी अपना वो कर सकते हैं। चलिए सर, एक क्वेश्चन मैं और लूंगा कि जैसे 2 टर्म्स अक्सर सुनने में मिलती है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एमडीजीज एंड एसडीजीज करके रेफर करते हैं। तो सर ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या डिफरेंट है या एक दूसरे के सिनोनियम्स हैं? नहीं सर, ये सिनोनियम्स नहीं है सर। पहले अच्छा, जो आया था, जी सर, पहले एमडीजी आया था सर सन 2000 में, तो वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था। तो उसमें जो गोल्स लिए गए थे सर, उनकी किसी कारण से, हम या तो इसको आप कुछ कारण से विफलता बोल सकते हैं या कुछ थोड़ा लैकुना रह गया था, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर ज्यादा बात नहीं थी, या लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं था, या इनसफिशिएंट इंटरेस्ट था। इस वजह से कुछ जो कारण रहे हैं उनकी वजह से इसकी रिप्लेसमेंट आएगी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है सर, उसकी रिप्लेसमेंट। हेलो जी सर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है सर, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स की जो है वो रिप्लेसमेंट है, जो 2015 में आए हैं सर। ओके ओके, राइट सर। सर एक क्वेश्चन है, बहुत ही मुझे लगता है कि जिन्होंने क्वेश्चन पूछा होगा ये मोस्ट प्रोबेबली जनरल एजुकेशन से रिलेटेड रहे होंगे। तो इनका है, जैसे आजकल आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की हम बात करते हैं, और इनका क्वेश्चन है सर कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर कितनी डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है? जैसे पहले पीडब्ल्यूडी एक्ट में, जी सर, यस सर, इसमें से 21 डिसेबिलिटीज को कवर किया गया है। ओके, राइट सर, मुझे लगता है कि जरूर जनरल फील्ड से होंगे या जनरल टीचर होंगे, तो तब करके। अच्छा सर, मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे हम कंसेशंस की हम बात करते हैं बहुत बार कि कंसेशंस बच्चों को मिलता है, तो जो पीडब्ल्यूडीज हैं हमारे दिव्यांग जन है, इनके लिए व्यक्ति जो कंसेशंस के लिए कौन कौन सी मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है और क्या क्या सुविधाएं लोगों को मिलती है? थोड़ा ब्रीफली सर अगर आप एक्सप्लेन कर दें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद हमारी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, उसमें काफी सारी स्कीम्स अवेलेबल हैं सर, जैसे कि डीडीआरएस है, या हमारे पास सर होम बेस्ड एजुकेशन प्रोग्राम के लिए स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो एक तो उसके अंदर बहुत सारी सर, डीडीआरएस के अंदर जो दीन दयाल रिहैबिलिटेशन स्कीम है सर, उसके अंतर्गत बहुत सारी स्कीम अवेलेबल हैं, जैसे कि एडिप स्कीम है सर, असिस्टेंस टू डिसेबल्ड पर्संस फॉर द परचेज एंड फिटमेंट ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेस है सर, वो भी बहुत महत्वपूर्ण स्कीम है सर। इसी तरीके से जैसे कि जो सर का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर,
वहां पे भी सर काफी तरह की स्कीम्स अवेलेबल हैं। ये व्यक्ति जो है वो नेशनल ट्रस्ट की स्कीम्स का भी लाभ उठा सकते हैं सर, जिसमें अलग अलग जैसे घरौंदा या फिर विकास है सर, दिशा है, ये कई तरह की स्कीम्स हैं सर जो कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू जो है वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी तक जो है वो पहुंचती हैं, तो वहां से भी लाभ सकते हैं सर। ओके पांडे सर, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ जो एक्चुअली मेरा भी क्वेश्चन था। बिल्कुल, मैं भी एक मेरे माइंड में भी रहता है एक क्वेश्चन की, जैसे काफी हम जाते रहते हैं सर, सैनी सर के उनके सौहार्द से वो हम लोग ट्रेनिंग या उसमें कैंप में जाते रहते हैं। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि बच्चे जो है हमारे, इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग हम कहाँ से लोग करा सकते हैं। वैसे तो आपने अपने जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें तो आपने बताया है, बट सर आई जस्ट वांट कि आप फिर से एक बार थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देंगे कि वीआरसी, अब तो चलो वीआरसी तो पहले नाम था, उसका नाम चेंज हो गया है, कि वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए अगर गवर्नमेंट के कुछ सेंटर्स हैं तो प्लीज सर आप उन्हें बताएंगे, सो दैट कि जो भी हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको बेनिफिट मिल सके कि वोकेशनल ट्रेनिंग कहाँ से बच्चे कर सकते हैं। मैं सबसे सारे बच्चों से ये निवेदन करूंगा कि सबसे पहले वो, क्योंकि आउटरीच सर्विसेज है हमारी, रीचेबिलिटी वहां तक नहीं होती है, तो सबसे पहले वो अपने जिले के जिला कल्याण कार्यालय में संपर्क करें। वहां कोई ना कोई एक ऐसा बंदा होगा जो वो उनको सही गाइड कर सकता है कि भाई आप डिसेबल्ड हैं, आपको स्किल्ड लेना है, तो हमारे स्टेट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से स्किल प्रोवाइडर्स अवेलेबल हैं, अथवा अगर नहीं है के पर्सपेक्टिव में तो किसी ना किसी माध्यम से वो कोशिश करे कि वीआरसी से कांटेक्ट करे या कैरियर सर्विस से कांटेक्ट करे। कोई जरूरी नहीं कि यहाँ है, हमारा एनसीएस पोर्टल है, उसमें ऑनलाइन सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट वो फोन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है। सर प्लीज बता देंगे नंबर सर। एक मिनट बस। शक्ति सर आप प्लीज वो नंबर नोट करके जो हमारे पार्टिसिपेंट्स उनको चैट बॉक्स में डाल दें, सो दैट कि जितने हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उस टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट करके तो उनके जितने भी उनके जान पहचान के पीडब्ल्यूडीज हैं उनको फायदा पहुंचा सके। जैसे मैं स्टार्टिंग में भी कहा था कि बीआरसी सेंटर्स या जिनका नाम अब नेशनल करियर डेवलपमेंट सेंटर्स हो गया है, ये कोई पर्टिकुलर डिसेबिलिटी के लिए केटर ऑफ नहीं करते हैं, दे केटर ऑफ ऑल द डिसेबिलिटीज, ये सभी दिव्यांगताओं को केटर ऑफ करते हैं। सर प्लीज 1800 जस्ट मैं बता रहा हूँ। कोई बात नहीं सर, आप बोले, मैं यहाँ से लिख रहे हैं, हम लोग चैट बॉक्स में डाल देंगे सो दैट कि सभी पार्टिसिपेंट्स को मिल जाए। हाँ मैं जस्ट सर, हाँ प्लीज सर। 1800 425 1514। हाँ, ये ऑल इंडिया हमारा कॉल सेंटर है। अगर वो अदर स्टेट के भी बच्चे होंगे या इसमें हमारे प्रोफेशनल जुड़े हुए हैं तो आप कहीं से भी अपने स्टेट के नेटवर्क्स में वो हमारा ये कॉल सेंटर है डाइवर्ट कर देगा और उनको सही सलाह और सही समय या सही गाइड उनको हम करेंगे। कि उसमें कोई जरूरी मतलब ये नहीं है, अगर ऐसा नहीं है हम एम्प्लॉयमेंट पे काम कर रहे हैं, लेकिन अब अगर लगता है कि नहीं हमसे बेटर कोई और भी प्रोफेशनल है जो इनके सर्विसेज है तो हम रेफरल भी उनको करेंगे और जो भी स्कीम्स होगी वो किसी न किसी स्कीम्स के माध्यम से ही उनको रेफर करेंगे। अरे थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर। तो मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो पैट्रन है इस वेबिनार के और ऑफिसर इंचार्ज श्री सैनी सर से कि सर सैनी सर बिल्कुल 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 आप बिल्कुल। हमारे दोनों विशेषज्ञों का, हमारे गेस्ट विशेषज्ञों का प्लीज सर। चलिए बहुत अच्छा वार्तालाप रहा अरुण जी, थैंक यू। समापन करने से पहले एक धन्यवाद की प्रक्रिया बहुत इम्पोर्टेंट होती है, महत्वपूर्ण होती है। हम और तो यहाँ से क्या दें, लेकिन हम धन्यवाद जरूर करेंगे मन से कि बहुत बेहतरीन तरीके से डॉक्टर बीके पांडे जी ने हमारे पार्टिसिपेंट्स को एड्रेस किया, इसकी महत्ता बताई और हमारे कुछ और भी जानकारी दी, किस प्रकार से एक टोल फ्री नंबर बताया गया है जिससे कि सारी स्कीम्स वगैरह की जानकारियां, रेफरल सर्विसेज के बारे में भी लोगों को जानकारी इसके बारे में मिल सकती है। अभी हाल ही में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट की तरफ से एक MHRH हेल्पलाइन नंबर स्टार्ट हुआ है, मेंटल हेल्पलाइन नंबर। वो भी इसी प्रकार से एक नंबर है कि उस पर आप कॉल करते हैं तो आपको जो भी डिप्रेशन, स्ट्रेस या कोरोना से लेकर जो घर में बुजुर्गों को परेशानियां हो रही हैं, युवाओं को क्या परेशानियां आ रही हैं, जॉब्स को लेकर लोग चिंतित हैं वगैरह वगैरह, ऐसी कई सारी परेशानियां होती हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चंस भी ऐसे हेल्पलाइन के द्वारा उनसे सुझाव
एक्सपर्ट्स द्वारा राय ली जा सकती है। तो डॉक्टर बीके पांडे जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। थैंक यू सर, और थैंक यू सो मच। और आगे भी आपसे हम जुड़े रहेंगे, आपकी सेवाएं अवश्य लेते रहेंगे। मैंने शुरू में बताया था कि मिनिस्ट्रीज के नाम अलग होते हैं, लेकिन हम एक परिवार की तरह काम करते हैं। जब हम बात करते हैं डिसेबिलिटी की सेक्टर की बात करते हैं तो एक बहुत छोटा क्षेत्र है ये, और बड़े गिने चुने लोग इसमें काम कर रहे हैं। तो मिलकर काम करने से हमें कई परेशानियां हमारी दूर हो सकती है और हम दिव्यांग लोगों के लिए बेहतर काम कर सकते हैं। थैंक यू सर। और कपिल जी प्लीज इनको अनम्यूट करें। यशविंदर कपिल जी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, बहुत बेहतरीन हमारे एक, जैसे कहते हैं ना, एक यंगर जनरेशन के ब्रांड होते हैं, ब्रांड एम्बेसडर्स, उनमें से एक हैं। तो डिसेबिलिटी में बात करते हैं, कई एरियाज में जुड़े रहते हैं, लिखते हैं, रिसर्च करते हैं, पढ़ाई, उम्दा पढ़ाई कर बैठे हैं, आगे भी पढ़ रहे हैं, वेबिनार्स में, शॉर्ट टर्म प्रोग्राम्स में इनको बुलाते रहते हैं। आरसीआई के प्रोग्राम अफसर रहे तो कई बेहतरीन काम किए, कोर्स डेवलपमेंट में इनका अच्छा योगदान रहा है। और तो और जो आरसीआई से अप्रूवल लेते हैं, जितने इंस्टीट्यूशंस डिसेबिलिटी में काम कर रहे हैं, उसमें एज ए विजिटर एक्सपर्ट जिसे बोलते हैं, हम एक्सपर्ट के तौर पे जाते हैं। हमारे सीआरसी में भी कई बार इनका आना हुआ है और हम बेहतरीन कोर्स चला पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे हमारे पास एक्सपर्ट्स आते हैं जो इंस्पेक्शन नहीं करते बल्कि एक मोटिवेशन देके जाते हैं और हम बेहतर काम कर पाते हैं। तो यशविंदर कपिल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आगे भी आपके हम सेवाएं जरूर लेते रहेंगे। तो धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ अरुण जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया एज अ कोऑर्डिनेटर, बहुत बेहतरीन प्रोग्राम कराया आपने। और शक्ति सिंह जी को हम कैसे भूल सकते हैं, यस सर, कि पूरे लगातार हमारे वेबिनार में हमारे साथ कई लोग कई माइक को ऑन कर लेते हैं, कभी डिस्टरबेंस करते हैं, तो शक्ति जी तुरंत एक्शन मोड में आकर उनको जरा शांत कराते हैं ताकि दखलंदाजी कम हो और वॉइस में जो क्लैरिटी मेंटेन रहे और पार्टिसिपेंट्स को असुविधा ना हो। तो सभी का मैं दिल से शुक्रिया करता हूं। इस उम्मीद के साथ आगे फिर एक नए वेबिनार में फिर से मिलेंगे और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, कपिल सर का भी, डॉक्टर पांडे सर का भी, और सबसे ज्यादा धन्यवाद मेरे पार्टिसिपेंट्स का जो हमारे साथ जुड़े और इतना टाइम उन लोगों ने हम लोगों के साथ बिताया और इतने अटेंटिव होकर सभी एंड तक बने रहे। तो आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, मेरे पार्टिसिपेंट्स जितने भी आप लोग जुड़े हैं, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप लोग, जब हम आप लोगों को अपने फ्लायर्स भेजेंगे, वेबिनार के लिए आपको आमंत्रित करेंगे, तो आप लोग भी हम लोगों के साथ वैसे ही जुड़ेंगे। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि फीडबैक लिंक आपके साथ शेयर कर दिया गया है, आप वो फीडबैक लिंक जरूर भरें। और जिनके फीडबैक आएंगे, जो जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था कि आप लोगों को सभी को जो फीडबैक फॉर्म भरेगा, उन सभी को, जो हमारे रिसोर्स पर्सन थे, इनकी जो मटेरियल था, जो पीपीटी, आप कुछ हमारा वो ग्लिचेस रहे कि रिसोर्स पर हमारे आगे दौड़ रहे हैं और हम यहाँ से पीछे चल रहे हैं, तो वो आप सभी को मटेरियल मिल जाएगा। और इसके लिए कम से कम 1 हफ्ते का हमें टाइम दीजिएगा और कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी कुछ और प्रोग्राम्स भी चल रहे हैं, तो उनको निपटाने के बाद हम आपको सभी को आपके ईमेल के थ्रू आपको पीपीटी या जो भी हमारे रिसोर्स पर्सन भेजेंगे, उन्हें हम भेज देंगे। तो थैंक्स टू ऑल, थैंक्स टू आवर रिसोर्स पर्सन, हमारे चीफ गेस्ट एंड ऑल द पार्टिसिपेंट। थैंक यू थैंक यू। वेलकम सर। Okay then, now Gautama signing off. Thank you very much.